नमस्कार। आज बात करते हैं बैंक मर्जर की, यानी बैंक विलय की। एक ऐसा कदम जिसे तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। लेकिन क्या इस तरक्की की कोई कीमत भी है? और अगर है, तो वो कीमत कौन चुकाता है? चलिए आज इसी कहानी के दोनों पहलुओं को करीब से देखते हैं। जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि जिस बैंक के साथ सालों से नाता था, वो रहा ही नहीं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए ये एक सच्चाई बन चुकी है। वजह वजह है बैंक कंसोलिडेशन, यानी बैंकों के एकीकरण की एक बहुत बड़ी लहर। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि आपकी गली की छोटी सी दुकान, जिससे एक पर्सनल टच था, उसकी जगह एक बड़ा सा सुपरमार्केट आ जाए। हो सकता है सर्विसेज बढ़ जाएं, चीजें ज्यादा मिलें, लेकिन वो जो अपनापन था वो शायद कहीं गुम हो जाता है। बस बैंक मर्जर भी कुछ ऐसा ही है, और यही बदलाव इस पूरी कहानी के दिल में है। और हाँ, ये किसी एक या दो बैंक की कहानी नहीं है। ये एक ग्लोबल ट्रेंड है, एक ऐसी लहर जो दशकों से चल रही है और अब तो इसकी रफ्तार और भी तेज हो गई है। इसकी कहानी देखिए। 1993 में भारत में पहला बड़ा मर्जर हुआ। फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका में बैंकों का एकीकरण तेजी से हुआ। और भारत में तो हाल के सालों में 2017 और फिर 2020 में बहुत बड़े मर्जर हुए हैं। और अब तो बात हो रही है कि 2025 तक एक और बड़ी लहर आ सकती है। मतलब साफ है, बैंकिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल रही है। ये एक ऐसा बदलाव है जो रोकने वाला नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब होता क्यों है? सरकारें और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे का ऑफिशियल लॉजिक क्या है? देखिए, कागज पर तो मकसद बिल्कुल सीधा है। कम लेकिन ज्यादा मजबूत बैंक बनाना। ऐसे बैंक जो ग्लोबल लेवल पर मुकाबला कर सकें। तर्क ये दिया जाता है कि बड़े बैंक होने से ऑपरेशनल कॉस्ट घटती है, वो बड़े बड़े लोन दे पाते हैं और अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और इन सब से ऐसा माना जाता है कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं। रिसर्च भी कुछ हद तक इसी तरफ इशारा करती है। स्टडीज में देखा गया है कि जो बैंक बड़े होते हैं और जिनका कामकाज ज्यादा फैला हुआ होता है, उनके फेल होने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक सेक्टर में मंदी आ भी जाए तो वो उसे झेल जाते हैं। और यही तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक अहम पिलर है। फ्रांस के सेंट्रल बैंक के गवर्नर का ये जो कहना है, ये उस प्रेशर को एकदम सटीक तरीके से बताता है जो बैंकों पर है। आज की दुनिया में जहां सब कुछ डिजिटल हो रहा है और कंपटीशन ग्लोबल है, वहां टिके रहने के लिए बैंकों को बड़ा बनना ही पड़ेगा। उनके हिसाब से ग्रो करना कोई चॉइस नहीं है, ये एक जरूरत है, जिंदा रहने की शर्त। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी आर्थिक बातें। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इसका एक आम कस्टमर पर क्या असर पड़ता है। अगर किसी का बैंक किसी दूसरे बैंक में मिल रहा है तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टू डू लिस्ट है। सबसे जरूरी काम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखना। और हाँ, जितने भी ऑटोमेटिक पेमेंट्स हैं, जैसे लोन की ईएमआई, बिल्स, उन सब में नया आईएफएससी कोड अपडेट करना बहुत जरूरी है। जरा सी चूक हुई और ईएमआई बाउंस हो सकती है, जिस पर भारी पेनल्टी लगती है। तो पहले से तैयारी करना ही समझदारी है। लेकिन हर कोई इस झंझट से गुजरना नहीं चाहता। असल में एक स्टडी में ये बात सामने आई जो काफी चौंकाने वाली है कि मर्जर के बाद जो लोग अपना बैंक बदलते हैं, उनमें से 36% लोग ऐसा पूरी तरह से इमोशनल वजहों से करते हैं। मतलब बात सिर्फ नए कार्ड या चेकबुक की नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सबसे बड़ी वजह है खराब कस्टमर सर्विस और वो इम्पर्सनल सा अनुभव। लोगों को ऐसा बैंक नहीं चाहिए जहां वो सिर्फ एक अकाउंट नंबर बनकर रह जाएं। टेक्सास के इस कस्टमर की बात में वो पूरी भावना छिपी है। बैंकिंग आखिर है क्या? एक रिश्ता ही तो है। और जब मर्जर उस रिश्ते को ही तोड़ देता है, तो फिर लॉयल्टी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? चलिए अब कस्टमर से एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन मर्जर्स का समाज पर, कम्युनिटी पर क्या असर होता है, क्योंकि इन बदलावों की एक छिपी हुई कीमत भी होती है। ये आंकड़ा देखिए, 7,500। 2017 से 2021 के बीच सिर्फ अमेरिका में इतनी बैंक ब्रांच बंद हो गईं। ये कुल ब्रांच का करीब 9% है। होता क्या है कि जब दो बैंक मिलते हैं तो आसपास के ब्रांच में से एक को बंद कर दिया जाता है, और नतीजा हमारे सामने है। और फिर आई महामारी, जिसने इस आग में घी का काम किया। ब्रांच बंद होने की रफ्तार लगभग डबल हो गई। इससे बैंकिंग डेजर्ट्स बनने लगे, मतलब ऐसे इलाके जहां आसपास कोई बैंक ब्रांच है ही नहीं। और इसका असर सीधा जमीन पर दिखता है। छोटे बिजनेस को लोन मिलने में दिक्कत होती है। कम आमदनी वाले इलाके, अल्पसंख्यक समुदाय,
जिन्हें पहले से ही बैंकिंग सर्विसेज मुश्किल से मिलती थीं, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इससे समाज में आर्थिक असमानता और गहरी हो जाती है। और फिर बात आती है उन कर्मचारियों की जो इन बैंकों में काम करते हैं। दो अलग अलग कल्चर, काम करने के अलग अलग तरीके, अलग इतिहास वाली कंपनियों को एक करना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि इस चार्ट में दिखता है, प्रमोशन पॉलिसी से लेकर वर्क कल्चर तक हर चीज पर टकराव होता है। इसका नतीजा, कर्मचारियों का हौसला टूटता है और उन्हें लगता है कि उनकी कोई कदर ही नहीं है। ये एक लाइन, एक कानूनी विलय, एक भावनात्मक विलय के समान नहीं है। ये पूरी बात को समेट देती है। आप कागज पर दो कंपनियों को एक कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों और दिमागों को एक करना, वो बिल्कुल अलग ही चुनौती है। तो इन सारे पहलुओं को एक साथ रख के देखें तो पूरी तस्वीर कैसी नजर आती है? चलिए फायदे और नुकसान का एक फाइनल हिसाब किताब करते हैं। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक तरफ फायदे हैं, बैंक ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा कुशल होते हैं और दुनिया भर में मुकाबला करने के लायक बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू भी है, टू बिग टू फेल का रिस्क, मतलब इतने बड़े हो जाना कि उनका डूबना सिस्टम सहन ना कर सके। पर्सनल सर्विस का खत्म हो जाना, कर्मचारियों का गिरता मनोबल और सबसे कमजोर तबकों का बैंकिंग सिस्टम से और दूर हो जाना। और यहीं पर आकर हम इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब दुनिया भर में बड़े और मजबूत बैंक बनाने की होड़ लगी है, तो हमें यह सोचना होगा कि इस एकीकरण की असली कीमत क्या है। वो कीमत जो स्थानीय समुदाय चुकाते हैं, वो कीमत जो पर्सनल रिश्तों के खत्म होने से चुकानी पड़ती है, और वो कीमत जो वो कर्मचारी चुकाते हैं जो इस बदलाव के बीच में पिस जाते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिस पर रेगुलेटर्स और बैंकर्स दोनों को बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।